आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको इम्तियाज़ सिद्दीकी साबका जनरल सेक्रेटरी डेफक्लेरिया का सलाम। आज का जो मौजू है वो इंतहाई दिलचस्प है। क्या स्टेट एजेंट बनना आसान है और क्या मैं स्टेट एजेंट बन के लाखों रुपए बआसानी कमा सकता हूँ? अपना कारोबार, ज़िंदगी आसान। ये आपने अक्सर सुना होगा, लोगों के लाखों को कमाने का तरीका, और आप ये भी बन सकते हैं, आप वो भी बन सकते हैं। तो जब मैं बन सकता हूँ तो आप भी बन सकते हैं। कुछ चीज़ें तजर्बात के साथ आती हैं। कुछ हमारे यहाँ प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, कुछ हादसाती तौर पे स्टेट एजेंट बन जाते हैं, और कुछ बरसाती मेंढक भी होते हैं। बरसाती मेंढक वो होते हैं जब बरसात होती है रुपए पैसे की रियल एस्टेट में, तो वो फुदक के निकल आते हैं और उनकी कोई एजेंसी बन जाती है। उस एजेंसी में बैठ के वो कोशिश करते हैं कि वो वही काम करें जो ये रियल्टर करते रहते हैं। देखिए, अगर एक जो रियल एस्टेट एजेंट है, प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट, मैं ख़ास तौर पे मेरा दोबारा मैं कहूँगा प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे जब बाज़ार चलता है तो कोई पान वाले, पकोड़े वाले, आपका इसके अलावा कोई चाय के होटल में बैठ के स्टेट एजेंट बन जाता है। और ख़ास तौर पे जो फ्लैटों के, घरों के जो चौकीदार हैं, वो स्टेट एजेंट बन जाते हैं। तो भाई, बात यह है कि प्रोफेशनल स्टेट एजेंट में एक क्लाइंट जो आता है वो क्या क्या देखना चाहता है, जिसकी वजह से उसका क्लाइंट बनता है। अपनी बोटी के लिए किसी का बकरा ज़िबा नहीं करना, हमें उसको सेटिस्फाई करना है, उसको सर्विसेज देनी है। हम अपने सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम अपनी प्रोफेशनल स्किल के साथ वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इत्मीनान के साथ मुतमईन होके अपने दोस्तों में, अपने ख़ानदान में आपको इंट्रोड्यूस करें फ़ख्र के साथ कि ये हैं वो साहब जिनकी वजह से आज मैंने ये घर लिया है, या ये प्लॉट लिया है, या ये फ्लैट लिया है, या मैंने किराए का जो घर लिया है वो बेहतरीन घर इन्होंने दिलाया है। तो ये सारी चीज़ें जब फ़ख्रिया तौर पे कोई कहता है तो आपका खून भी बढ़ता है और आपका बिजनेस भी फलता फूलता है। अब आते हैं जनाब, एक क्लाइंट को रियल एस्टेट एजेंट से क्या चाहिए होता है। तो जनाब, क्या चाहिए होता है, हम आपको बताते हैं क्या चाहिए होता है। वो चाहता है कि उसका स्टेट एजेंट उसको उसकी नीड को समझे, उसकी नीड को समझने के बाद उसकी जेब के मुताबिक उनको जगह दिखाए, या उसके टेस्ट के मुताबिक उसको जगह दिखाए। एक साहब बंगला लेने आए हैं और मैं, उसकी बजट है कोई एक आधा, मैं उससे दुगनी कीमत का उसको ब्रांड न्यू घर दिखा रहा हूँ, उसके डिफरेंट साइज़ के दिखा रहा हूँ, जो उसकी पहले नीड तो समझें, उसके फैमिली मेम्बर कितने हैं, उसको कितने बेडरूम की रिक्वायरमेंट है, और उसकी डिज़ायर प्लेस कौन सी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि उसके बजट में कौन कौन सी जगह आ सकती हैं, ये आपका असेसमेंट कहता है। उसको आप में क्या चाहिए, उसको आप में चाहिए कि आप एक अच्छे आर्किटेक्ट भी हों, एक अच्छे बिल्डर भी हों, एक अच्छे लॉयर भी हों, इसके अलावा आपको तमाम चीज़ों के ऊपर मुकम्मल अबूर हो, आपकी असेसमेंट भी हो, आपको FBR की वैल्यू का भी पता हो, आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी पता हो। ये सारे अखराजात भी आप उसको बताएंगे, ये बताएंगे कि आज की तारीख के अंदर जो इसमें चीज़ें लगी हुई हैं उनके रेट क्या चल रहे हैं। ये सब चीज़ों में जब आप आहिस्ता 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 महारत हासिल करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट बन जाते हैं। अब आ जाते हैं जनाब, जब आपके पास किसी भी रेफरेंस से कोई प्रोडक्ट आ जाती है, कोई बंगला आ जाता है, कोई फ्लैट आ जाता है, कोई प्रॉपर्टी आ जाती है, कोई दुकान आ जाता है, कोई प्लॉट आ जाता है, तो सबसे पहले सर्वे इम्पॉर्टेंट है। सर्वे जिसका जितना अच्छा होगा वो आंख बंद करेगा। जैसे हम, एक विंडो होती है, विंडो के अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें दबाते जाते हैं और विंडो में से मुख्तलिफ़ विंडो खुलती जाती है। इसी तरह आपके दिमाग में, आपके ज़िक्र में, आपकी सोच के अंदर वो नक्शा बनता जाता है कि कौन सी गली के बाद क्या जगह आती है। जब आपको कोई बताता है अपनी प्रॉपर्टी के मुतालिक तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आप किस जगह की बात कर रहे हैं, वहाँ पे प्राइसेस क्या होनी चाहिए, वहाँ पे पर स्क्वायर फीट क्या चल रहा है, और वहाँ पे सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें। तो सबसे पहले तो नो योर प्रोडक्ट, तो अपनी प्रोडक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी सराउंडिंग को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसकी असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब आपके पास आ जाएंगी तो आप उसको बेहतर तौर पे असेस कर सकेंगे। फिर उस प्रोडक्ट के मुताबिक आपको कोई ख़रीदार या टेनेंट आपको ढूंढना है। जब आपको ख़रीदार ढूंढना है तो उसके लिए मुख्तलिफ़ टूल्स हैं।
अखबारात हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं, मुख्तलिफ पोर्टल बने हुए, उनके थ्रू जाके आप कोशिश करते हैं। फिर आपके वर्ड ऑफ माउथ होता है, आपके क्लाइंट्स होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनके दोस्त अहबाब होते हैं। इन सब के ज़रिए जब आपके पास एक टेनेंट या परचेज़र आता है तो आप उस परचेज़र की नीड को समझते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अपनी प्रोडक्ट ही लगाने के चक्कर में उसका वहाँ कारोबार चल पाए ना चल पाए, जो चीज़ वो खोलना चाह रहा है, जहाँ वो जाना चाह रहा है, उसको ज़बरदस्ती उस तरफ मोल्ड नहीं करना। आप उसके बजट के मुताबिक वो अपनी प्रोडक्ट्स वो वाली उनको पहले तो दिखाते हैं, फिर आपके पास नहीं होती, किसी और भाई के पास होती है, आपके दूसरे स्टेट एजेंट के पास वो चीज़ें दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसकी ज़रूरियात को देखकर समझकर उसके बाद आप करते हैं। इसके बाद अगर वो प्लॉट ख़रीदने आया है तो उसको फौरी तौर पे बनाना है या उसको इन्वेस्टमेंट करनी है। इन दोनों सूरतों के अंदर बहुत फ़र्क है। एक तो इन्वेस्टमेंट आपकी उस जगह भी हो सकती है जहाँ आबादी अभी नहीं है, जहाँ पे अभी आइसोलेशन है, क्योंकि कोई भी शख्स अपनी फैमिली को घर में छोड़ के आइसोलेशन वाली जगह के ऊपर चला नहीं जाएगा ऑफिस, तो उसके पीछे पता नहीं होगा कि क्या होगा, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपने समझना है और समझने के बाद उसकी नीड के मुताबिक, उसकी जेब के मुताबिक उसको वो प्रोडक्ट ऑफ़र करनी है। देखिए बहुत सारे भाई हमारे ऐसे होते हैं कि जिस वक्त कोई बंगला लेने आया और उसको 15-20 बंगले दिखा दिया, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो कन्फ्यूज़ होकर कोई चीज़ नहीं ले पाता। आप उसकी नीड को समझेंगे, आपको 3 से 4 चीज़ें ही दिखाएंगे जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक होगी, उसमें से वो एक चॉइस कर लेता है। तो बहुत आसान है। अच्छा, अब आप जब एक आदमी आ गया, आपने पहले तो वो जो प्रोडक्ट आई थी उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, आया उसमें से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, इसके तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हैं। इसके बाद आपने जो परचेज़र है उसको वो चीज़ दिखानी है। दिखाने के बाद आपने परचेज़र को DNFBP जो हमारा एक पोर्टल है उसके थ्रू जाके चेक करना है कि आया ये पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, कोई बॉर्डर एरिया से तो नहीं है। इसको जाके अब चेक करने के बाद ये FBR का पोर्टल है, उसके पास जो आपको परेशानी कहाँ से मुस्तकबिल में हो सकती है, नॉन फाइलर जब आपके पास आता है तो नॉन फाइलर को समझना है इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। DNFBP से अगर वो क्लियर है, ग्रीन आ गया है, तो उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करने के लिए आप उस दोनों की या तो मीटिंग करा सकते हैं। फिर हाँ, आपने ये भी देखना है, सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो सेलर है आया उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, उसके रेफरेंस चेक करने, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि वो एडवांस लेके दूसरे दिन आपको नज़र ही ना आए, उसका फ़ोन बंद हो जाए। ये जिम्मेदारी भी स्टेट एजेंट की है कि वो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करता है, उसके रेफरेंसेस चेक करता है। इसी तरह से जो ख़रीदार आया है उसके साथ में फिर आप वो नेगोशिएशन करके वो डील करते हैं। जब डील करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उसको अखराजात बताते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, इसके ऊपर कितने कितने टैक्सेस लगेंगे, आपको अगर 236C कितना है, 236K कितना है, सेलर को बताते हैं कि 7E आपको देना है नहीं देना। इसके अलावा टाउन टैक्स कितना है, रजिस्ट्रार फ़ीस कितनी है, ऑफिशियल फ़ीस कितनी है, अनऑफिशियल फ़ीस कितनी है जहाँ आप ट्रांसफ़र कराने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बाद जब आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं उस प्रॉपर्टी को तो आप सुरखरू होते हैं। फिर आप सारे डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपने बंगला बेचा है तो उसके लीज़ के डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करने हैं, तमाम बिल्स आप देखेंगे क्लियर हैं नहीं है। इसी तरह से अगर प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट लेने के लिए जिस वक्त आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन करते हैं उस अथॉरिटी की, जो भी आपकी हाउसिंग अथॉरिटी, उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस आप देते हैं, जो उसके लवाजमात, उसकी मेंबरशिप है तो उसकी मेंबरशिप पहले कंप्लीट होगी। उसके बाद में आप जब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, किराएदार पे बाद में आता हूँ, सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपका काम कंप्लीट होता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप उस परचेज़र को जाके देते हैं। तो इसके अलावा एक रेंटल भी बताता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि क्या होता है। रेंट पे कोई लेने के लिए आया तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे भाई ये इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड चेक करने के बाद एक तो रेफरेंसेस निकल आते हैं, किस रेफरेंस से आया है। अगर वो रेफरेंस से नहीं है, वो ऐड पे आया है, तो आप ये देखते हैं ये करता क्या है। सोशल मीडिया से चेक करते हैं कि आया इसकी जो एक्टिविटी है वो किस तरह की है, सस्पेशियस तो नहीं है। और जो कुछ ये करने आया इसकी फैमिली मेम्बर कितने हैं, उसकी बजट में कौन सी चीज़ कहाँ आ सकती है, कल को कब्ज़ा करके तो नहीं बैठ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं, इसके बाद एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद फिर आपका जो थाना है वहाँ पे उसकी एंट्री होती है, उसको लेके जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप करने के बाद जब क्लाइंट से आप कमीशन लेने के लिए पहुँचते हैं, उस कमीशन के बाद जब आप उनके बाद मुस्तकिल तौर पे, हो सकता है कि आपको पहली फुर्सत में ही मिल जाए, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको चाहते हैं कि वो बार बार आपका दीदार होता रहे।
उस दीदार करने के बाद जब आप अपने कमीशन के लिए उनके पास पहुंचते हैं तो एक जुमला कहते हैं जिससे रियल एस्टेट एजेंट की नज़रें खून खार हो जाती हैं और वो इस तरह से देखता है कि वो खा जाएगा। वो कहते हैं आपने किया क्या है, आपने कुछ भी तो नहीं किया। ऐसा करें, आप आधा कमीशन ले लें, आप इतना कमीशन ले लें। तो अगर आपको प्रोफेशनल रियल्टर है वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा इस चीज़ पे। इसीलिए हम सब ये अरबाब इख्तियार से, हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एक सनत का दर्जा दिया जाए रियल एस्टेट को, और इस सनत के दर्जे के साथ इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जैसे कि दूसरे मुल्कों में। जब ये रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तो आपके पास आपके कमीशन का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और आप लोग जो ख़रीदार आ रहे हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ होगा इस चीज़ का कि वो किसी गलत आदमी के पास नहीं जा रहे, किसी बरसाती मेंढक के पास नहीं जा रहे जो आपको मरवा देगा, जिसको डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता होगा, जो आपकी इतनी हार्ड अर्न मनी किसी गलत जगह ना फंसा दे। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपने जाना है और आपने इस तरह प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट का इंतखाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।